बाइस्कोप की बातें। आज बाइस्कोप की बातों में वचन परस्ती की बातें शामिल हैं, क्योंकि आज जिस फिल्म की चर्चा लोकेंद्र शर्मा करेंगे उसका नाम है वचन। इस चर्चा में जानकारियां जोड़ी हैं कार्तिक चौहान की कलम ने और प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने में मदद कर रही हैं राजलक्ष्मी। तो आइए प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा से सुने बाइस्कोप की बातें। भारतीय समाज में वचन पालन का कितना महत्व है सो कहने की बात नहीं। त्रेता युग में महाराज दशरथ अपने वचन से बंधे हुए नहीं होते तो शायद रामायण की कथा कुछ और ही होती। द्वापर में भी भीष्म पितामह ने जो जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का वचन लिया तो वही महाभारत का बीज बन गया। हमारे जनजीवन में वचन का इतना महत्व है कि गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई का अंश प्राण जाहीं पर वचन न जाहीं भारत की गलियों और मोहल्लों में कहावत की तरह इस्तेमाल होता है। राजे महाराजाओं, मुगल बादशाहों, मराठों और राजपूतों की सैकड़ों कहानियां वचन की मर्यादा पर खड़ी हैं। समाज के उजले वर्ग में ही नहीं, डाकुओं और स्मगलरों के संसार में भी लाखों का कारोबार वचन के आधार पर हो जाता है। अब जाहिर है, यदि वचन को निभाने और तोड़ने के ताने बाने से बुनी गई कहानियां भारतीय मानस को आकर्षक और सगी लगें तो इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। और इसमें भी कोई अचरज करने की बात नहीं कि वचन को केंद्र बनाकर रची गई कहानियों को हमारे फिल्म निर्माता फिल्म का बॉक्स ऑफिस फॉर्मूला माने। छोटे बड़े रूप में वचन का करिश्मा घूम फिरकर लगभग हर कहानी में दिखाई देता है। लेकिन सिर्फ वचन शीर्षक वाली पगड़ी पहने हुए हिंदी सिनेमा के पर्दे पर केवल 3 फिल्में आई हैं। पहली थी बॉम्बे टॉकीज की वचन, जो सन 1938 में बनी। देविका रानी और अशोक कुमार अभिनीत इस फिल्म के डायरेक्टर थे फ्रांस ऑस्टिन और संगीतकार थीं भारतीय फिल्मों की महिला संगीत निर्देशिका सरस्वती देवी। दूसरी वचन सन 1955 में बनी। इसे बनाया था निर्माता देवेंद्र गोयल ने गीता बाली और बलराज साहनी को लेकर। निर्देशक थे राज ऋषि और संगीत रवि और चंद्रा का था। दोस्तों, यही वो वचन है जिसमें पहली बार राजेंद्र कुमार को एक बड़ी भूमिका मिली और जिसके गाने बेहद लोकप्रिय हुए। जब लिया हाथ में हाथ निभाना साथ मेरे सजना, देखो जी हमें छोड़ न जाना, साथ कभी ना छूटे चाहे दुश्मन बने जमाना, देखो जी हमें छोड़ न जाना, देखो जी दिल तोड़ न जाना। एक पैसा दे दे, एक पैसा दे दे, ओ बाबू, ओ बाबू, ओ जाने वाले बाबू, एक पैसा दे दे। तीसरी वचन बनी थी सन 1974 में। आज हम इसी वचन शीर्षक वाली तीसरी फिल्म को लेकर करेंगे बाइस्कोप की बातें। भैया, भैया, जो वचन कल एक कुंवारी लड़की की लाश था, आज एक कुंवारी लड़की की कुर्बानी मांगता है। मैं माँ हूँ भैया, ममता कुर्बानी देती है, मांगती नहीं। जिस तरह तुम अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपने दिए हुए वचन को तोड़ने पर आमादा हो, उसी तरह मैं भी अपने बेटी की खुशियों के लिए उसे निभाने का फैसला कर चुका हूं। जार फिल्म्स ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले बनी निर्माता तेजनाथ जार की फिल्म वचन के डायरेक्टर थे सूरज कुमार। फिल्म की कहानी लिखी थी प्रयागराज ने,
कैमरामैन थे N शुक्ला, आर्ट डायरेक्टर A रंगराज, ऑडियो बालीराम, एक्शन S अजीम, गीतकार हसरत जयपुरी, किरण कल्याणी और शैली शैलेंद्र, और फिल्म वचन के संगीतकार थे शंकर जयकिशन। इसे एक विडंबना ही कहना पड़ेगा दोस्तों कि फिल्म वचन का ये गीत इसके निर्माता तेजनाथ जार पर ही सबसे ज्यादा चस्पा हुआ। फिल्म वचन को पूरा करने में 5 साल का समय लगा। सन 1974 और 75 के दौरान जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उन दिनों अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन स्टाइल की एक्शन फिल्मों का दौर शुरू हो चुका था और उस वक्त छठे दशक की वचन पालन की आदर्शवादिता वाली ये फिल्म दर्शकों का मन मोहने में पूरी तरह कामयाब नहीं रह पाई। फिल्म फ्लॉप तो नहीं थी, परंतु इसके बनने में जो अत्यधिक समय और धन लगा उसके कारण ये ओवर बजट हो गई थी और निर्माता को लाभ नहीं दे सकी। इस फिल्म में शंकर जयकिशन का संगीत था, लेकिन वो भी लोकप्रियता की ज्यादा पायदानों पर नहीं चढ़ सका। जवानी मस्त है डगर जरा संभल के चलो, जवानी मस्त है डगर जरा संभल के चलो, ये बेखुदी का है सफर जरा संभल के चलो, जवानी मस्त है डगर जरा संभल के चलो, जवानी मस्त है डगर जरा संभल के चलो, ये बेखुदी का है सफर जरा संभल के चलो, जवानी मस्त है डगर जरा संभल के चलो। फिल्म वचन के निर्माता तेजनाथ जार 5वें दशक के आरंभ में कहानीकार बनने का सपना लेकर मुंबई की फिल्म नगरी में आए थे। मूलतः वे हिमाचल प्रदेश के निवासी थे, परंतु ग्रेजुएशन उन्होंने लाहौर यानी वर्तमान पाकिस्तान से किया था। सन 1947 के जमाने में वे सनातन धर्म हिंदू कॉलेज के विद्यार्थी थे और जार तखल्लुस से शायरी किया करते थे। बीए की परीक्षा देने बैठे तो पहले ही दिन परीक्षा हॉल के आंगन में एक बम फट गया, जिसके बाद विभाजन की निर्मम प्रक्रिया शुरू हो गई। जुलाई 1947 तक लाहौर हिंदुओं के लिए निरापद नहीं रह गया था, इसलिए तेजनाथ जार वापस हिमाचल प्रदेश अपने घर लौट आए। 2 साल शिमला में रहने के बाद सन 1951 में वे मुंबई आए और उन्होंने आज के जाने पहचाने निर्देशक महेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट की फिल्म में पटकथा और संवाद लिखे। फिल्म का नाम था सिंदबाद द सेलर। इसके बाद तो लिखने का काम निर्बाध गति से मिलने लगा और तेजनाथ जार उस जमाने की एक्शन और स्टंट फिल्मों के धाकड़ लेखकों में गिने जाने लगे। सन 1955-56 की बात है कि तेजनाथ जार के एक हिमाचली मित्र को फिल्म बनाने की धुन सवार हुई। मित्र को फिल्म विधा का क ख ग भी मालूम नहीं था, सो सारा प्रोडक्शन तेजनाथ जार को संभालना पड़ा। इस फिल्म को पूरा करने के बाद उन्होंने स्वयं एक अपनी फिल्म लॉन्च की जिसका नाम था शाही मेहमान। इसके बाद वे बतौर निर्माता पहचाने जाने लगे। शाही मेहमान के बाद ताजपोशी, फिर रेशमी रुमाल, इसके बाद नकली नवाब। फिल्म वचन उन्होंने सन 1965 में आरंभ की थी, लेकिन ये प्रदर्शित हो पाई सन 1974 में। दिल का गुलदस्ता बाहों का हार, साथ में इसके बहुत सा प्यार, लेकर आया सरकार, कर लीजिए स्वीकार, कर लीजिए स्वीकार। दिल का गुलदस्ता बाहों का हार, साथ में इसके बहुत सा प्यार, लेकर आया सरकार, कर लीजिए स्वीकार। हाँ हाँ हमने किया स्वीकार,
फिल्म वचन के सितारे थे शशि कपूर, विमी और राजेंद्र नाथ। साथी सितारे प्रेम चोपड़ा, जबीन जलील, नाजिर हुसैन, सुलोचना, के.एन. सिंह, तरुण बोस, कमल कपूर, वी. गोपाल और जयश्री टी। फिल्म वचन के नायक थे शशि कपूर। उन्हें साइन करने का किस्सा बड़ा मजेदार है। सन 1958-59 के दौरान निर्माता तेजनाथ जार अपनी फिल्म रेशमी रूमाल की रूपरेखा बना रहे थे। तब किसी ने उन्हें अभिनेता शशि कपूर को साइन करने की सलाह दी, जो उस दौर के दो सुपरस्टार राज कपूर और शम्मी कपूर के छोटे भाई थे और यह माना जा रहा था कि वे बेहद संभावनाशील हैं। शशि कपूर विलायत से ताजा अभिनय कला सीख कर लौटे थे। उन पर इंग्लिश थिएटर और कलात्मक फिल्मों का नशा सवार था। रेशमी रूमाल के नायक की भूमिका की पेशकश पर उनका जवाब था कि फिल्म में काम करने की उनकी 2 शर्तें होंगी। एक तो ये कि मार धाड़ के सीन नहीं करेंगे वे, और दूसरी ये कि गाना गाने वाले सीन भी नहीं करेंगे। लेकिन निर्माता तेजनाथ जार का तर्क था कि हिंदी फिल्मों से गाने और मार धाड़ निकाल दिए जाएं तो वहां बचेगा ही क्या। कई मुलाकातों के बाद कोई बात नहीं बनी तो शशि कपूर ने कहा कि जब तक आप मेरे स्तर पर नहीं आते या मैं आपके स्तर तक नहीं आता, तब तक लगता है हमारी बात नहीं बनेगी। तेजनाथ जार वापस लौट आए और फिल्म रेशमी रूमाल में उन्होंने एक नया हीरो ले लिया जिसका नाम था मनोज कुमार। रेशमी रूमाल के बाद वाली फिल्म नकली नवाब में भी तेजनाथ जार ने मनोज कुमार को ही हीरो बनाया। हालांकि उन दिनों फिल्मी हलकों में लोग मनोज कुमार के पीठ पीछे उन्हें मनहूस कुमार कहते थे। अभिनेता शशि कपूर ने तेजनाथ जार की फिल्म ठुकरा तो दी, मगर उन्हें अपने मन माफिक फिल्म कभी मिली ही नहीं। उनका फिल्मी कैरियर लगातार गर्दिश में डूबा रहा और लोग उन्हें बदकिस्मत हीरो मानने लगे। सन 1967 में पहली बार उनकी तकदीर का सितारा तब चमका जब उनकी एक फिल्म जब जब फूल खिले सुपरहिट हो गई। इस फिल्म ने शशि कपूर के सितारों को गर्दिश की गर्द से निकालकर स्टारडम की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। फिल्म जब जब फूल खिले ने टिकट की खिड़की पर कामयाबी के कई पुराने कीर्तिमान ध्वस्त किए और इसके संगीत ने लोकप्रियता के नए कीर्तिमान बनाए। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न। सन 1967 में जब तेजनाथ जार वचन फिल्म की रूपरेखा बना रहे थे तो अभिनेत्री शम्मी ने उन्हें शशि कपूर को साइन करने की सलाह दी। तेजनाथ जार शशि कपूर से मिलने उनके सेट पर पहुंचे। देखते ही शशि कपूर तपाक से उनसे मिले और बोले कि जार साहब, मैं आपके स्तर पर आ गया हूं, बताइए कौन सी फिल्म में काम करना है। तेजनाथ जार ने फिल्म वचन के बारे में बताया और शशि कपूर ने तुरंत हां कर दी। लंदन से आया हूं अलबेला, जुल्फों से बाहों से मैं खेला, सारी दुनिया घूम के आया, कहाँ है मेरी प्यारी लैला, लैला लैला। लंदन से आया रे भाई छैला, जिसका दिल अंदर से मैला मैला, आशिक है आवारा पहला पहला, मजनू का नाकारा अंग्रेजी चेला, अरे आता जाता खाक नहीं है ढूंढे प्यारी लैला, प्यारी लैला, प्यारी लैला। फिल्म वचन की नायिका थी विमी। उन्हें शशि कपूर के आग्रह पर लिया गया था। अभिनेत्री विमी की तब तक केवल एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, हमराज, और इसी फिल्म ने उन्हें चोटी की नायिकाओं की पांत में ला बिठाया था। B.R. चोपड़ा की फिल्म हमराज के जरिए राजकुमार
और सुनील दत्त जैसे चोटी के सितारों की नायिका बनने का सौभाग्य उन्हें पहली ही फिल्म में मिल गया था और रातों रात विमी एक बड़ी स्टार माने जाने लगी थीं। बड़े बड़े स्टार अब उनके साथ काम करने के इच्छुक भी थे, जिनमें शशि कपूर भी एक थे। लेकिन विमी को शशि कपूर जैसे स्टारों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो दिलीप कुमार, देवानंद और शम्मी कपूर जैसे सितारों की नायिका बनना चाहती थीं। उन्होंने शशि कपूर के साथ फिल्म साइन करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन दिनों ओपी रहलन निर्माता B.R. चोपड़ा के असिस्टेंट हुआ करते थे। वे तेजनाथ जार के अच्छे मित्र थे और विमी से भी उनकी अच्छी पटती थी। उनके फुसलाने और समझाने के बाद विमी ने शशि कपूर के साथ फिल्म वचन की हीरोइन बनना स्वीकार कर लिया। आपको प्यार हुआ, प्यार खुदा की कुदरत, आपने कर लिया इकरार, खुदा की कुदरत, खुदा की कुदरत, खुदा की कुदरत। आपको प्यार हुआ, प्यार खुदा की कुदरत। फिल्म हमराज की बदौलत विमी रातों रात स्टार तो बन गई थीं, लेकिन इस स्टारडम को संभालने की क्षमता शायद उनमें नहीं थी। एकाएक मिली हुई अपार सफलता और शोहरत से उनका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वे निर्माताओं के साथ बड़े बुरे ढंग से पेश आने लगी थीं। जो लोग उन्हें साइन कर चुके थे, उन्होंने या तो फिल्में बंद कर दी या उन्हें निकालकर दूसरी हीरोइन को ले लिया। नतीजा यह हुआ कि हमराज जैसी हिट फिल्म की नायिका होने के बावजूद विमी घर पर बैठने के लिए मजबूर हो गईं। आमदनी नहीं होने से पति और पत्नी के रिश्तों में भी तनाव आने लगा। फिर एक दिन विमी ने अपने पति और 2 बच्चों को छोड़ दिया और अपने एक मित्र के साथ रहने लगी। उन्हें शराब पीने की भी आदत पड़ चुकी थी। हताशा के इस दौर में यह आदत बढ़ती चली गई। अच्छी शराब पीने के लिए पैसा नहीं रहा तो घटिया दारू पीने पर वे उतर आईं। उनकी सेहत गिरती गई और एक दिन वे बीमार पड़ गईं। जो लोग सफलता को पचा नहीं पाते और बौरा उठते हैं, उनकी कैसी दुर्गति होती है, इसका जीता जागता उदाहरण है अभिनेत्री विमी का जीवन। अकेली और बीमार विमी लगातार टूटती रहीं। बीमारी का इलाज करा सके इतना पैसा उनके पास नहीं था, इसलिए उन्हें नानावटी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया और वहीं उनकी मौत हो गई। आखिरी वक्त में उन्हें देखने के लिए न उनके पति आए न बच्चे। कोई सगा संबंधी उनके पास नहीं था। एक हाथ गाड़ी में उनकी मृतदेह को शमशान ले जाया गया और उनकी अंतिम यात्रा में निर्माता तेजनाथ जार समेत कुल मिलाकर 7 आदमी थे। उस दौर की एक लोकप्रिय साप्ताहिक फिल्म पत्रिका में निर्माता तेजनाथ जार ने विमी के इस दर्दनाक अंत के बारे में एक लेख लिखा। उन्होंने लिखा कि कुछ साल पहले इसी सड़क पर जब विमी की इम्पाला कार गुजरती थी तो उसे देखने के लिए भीड़ उमड़ आती थी। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि उन्हें एक लावारिस लाश की मानिंद हाथ गाड़ी पर श्मशान ले जाया गया और किसी ने विमी की तरफ देखा तक नहीं। शोहरत की बुलंदी से गुमनामी की अतल खाइयों की ओर उनकी ये यात्रा बेहद तल्ख थी और बेहद मार्मिक भी। बहरहाल, आइए विमी की बातें छोड़कर फिल्म वचन की बातें करें। फिल्म वचन हल्की फुल्की मनोरंजन की पींगों के बीच आरंभ होती है। कहानी के केंद्र में 2 बांके नौजवान हैं, तिलक और चंदन। ये दोनों बड़े दिलफेंक और दिलदार हैं, या यूं कहिए हसीनाओं को देने के लिए दिल अपने हाथों में लिए घूमते हैं। मगर तकदीर की मार देखिए कि हसीनाओं पर मर मिटने की इनकी कोशिशें पिटने की नौबत पर आकर खत्म होती हैं। चांद के पीछे तारे रहेंगे, दिल की लहर में यूं ही बहेंगे, जुल्म तुम्हारे हंस के सहेंगे, आशिक पक्के इतना कहेंगे, हाजी इतना कहेंगे, हाँ इतना कहेंगे। ऐसी पड़ी चटपट धन्ना, ऐसी पड़ी कटकटना, ऐसी पड़ी मार, आया मजा, भूल गए प्यार, आया मजा।
चंदन को बुलाओ, बुलबुल का वतन। क्या हो गया चंदन? सुनिए 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 सुनिए। ओ चंदन, 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 ओ चंदन, क्या हो गया? क्या हो गया? डॉक्टर, डॉक्टर जहाँ डॉक्टर कहाँ मिलेगा? देखिए देखिए, गया गया गया, बेचारा बेचारा गया। आप इसे हॉस्पिटल लाने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। तिलक की आवारागर्दी से उसके बड़े भैया खासे परेशान थे। जब भी तिलक की कोई नई शिकायत उनके पास पहुंचती तो उनका पारा चढ़ जाता और उनकी पत्नी यानी तिलक की भाभी की शामत आ जाती। शर्म से सर नीचा हो गया मेरा, हर जगह से शिकायत, हर चीज में। ओहो, तो क्या हुआ? तिलक की अभी उम्र ही क्या है? दूध पीता बच्चा है ना, और सर पर चढ़ा उसे देखो तमाशा। सेठ जी की लड़की से मजाक, प्रिंसिपल से मजाक, पढ़ाई लिखाई में जीरो और शरारत में अव्वल। ले दे के सब कुछ मुझ पर ही टूटता है। मैंने बिगाड़ा है ना, तुम सुधार लो। आए तो उसकी खाल उधेड़ लेना। तिलक! भैया जी, ये पतलून कैसे फटी? ये वो चूहा है, इंग्लिश लाइब्रेरी के इंग्लिश चूहे ने कुतर दिया। या वो चूहा जो हिस्ट्री बुक में विमला देवी के हाथ पहुंच गया था? आप जान गए भैया जी? वो जरा सी शरारत हो गई थी। भाभी, ये आप क्या कर रहे हैं? खानदान की नाक कटवाता है, कहता है जरा सी। भाभी देखिए, मैं कह देती हूँ, खबरदार इस पर हाथ उठाया तो। भाभी की चाय। यहाँ ये आलम था, मगर दूसरी तरफ चंदन के घर में मामला कुछ उल्टा ही था। शाबाश बेटे, राम भी मुझे कह रहा था जब तक नौजवानों की शिकायत ना आए तो समझ लो कि बूढ़ा हो गया। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं अपनी क्लासरूम में गधे को ले गया था। डैडी, क्या वो आपका क्लास फेलो था? खामोश बदतमीज, मैं 8वीं में कॉलेज में पढ़ता था। रियली? हाँ। खूब शिक्षा दे रहे हैं आप इसे, ताकि ये और 10 साल फेल हो। तिलक सेठ राम नारायण की बेटी विमी पर मरता था, मगर विमी उसे घास तक नहीं डालती थी। इसी बीच राम नारायण के पुराने दोस्त कृपाल का बेटा प्रेम लंदन से भारत आ गया। उसके आने की खुशी में विमी और उसके पिता ने एक पार्टी का आयोजन किया। हेलो अंकल। अरे अंकल, आपकी तो मुझे हुआ करती है। ये सक्सेना साहब है, ये डैडी है। आई एम सॉरी। हेलो, हाउ आर यू? लंदन में अकल के साथ याददाश्त भी छोड़कर आए हो क्या? बहुत दिनों के बाद आया ना, ऐसा होता है। प्रेम, ये हमारे मैनेजर मिस्टर सक्सेना। हाय। नमस्ते। आपकी कृपा है। आप लोग चलिए, मैं सामान रखवाता हूँ। हाँ, जाने गुड, जाने गुड। लंदन से आया रे भाई छैला, जिसका दिल अंदर से मैला मैला, आशिक है आवारा पहला पहला, मजनू का नाकारा अंग्रेजी चेला। अरे आता जाता खाक नहीं है, ढूंढे प्यारी लैला, ओ प्यारी लैला, ओ प्यारी लैला। तिलक और चंदन दोनों ही परले सिरे के उस्ताद थे। कॉलेज का रिजल्ट निकला तो चंदन ने झूठ मूठ अपने पास होने की बात कही और हिल स्टेशन पर घूमने का प्रोग्राम बना डाला। मुझे आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो बेटा। ये सब मेरे सख्ती का नतीजा है। अब मुझे मौका दीजिए कि मैं अपनी खराब सेहत को ठीक कर सकूं और पास होने की खुशी में किसी टूटे हुए हिल स्टेशन पर चला जाऊं। हाँ जाओ, कब जाओगे? कल ही चला जाता हूं। 2 टिकट मंगा दीजिए। 2 टिकट? जहां चंदन वहां तिलक। क्या वो भी पास हो गया है? हम दोनों एक नंबर से पास हुए हैं। अच्छा, उसे भी ले जाना। वाह वाह वाह, भगवान आप जैसा सीधा बाप सबको दे। विमी और प्रेम भी इस पिकनिक पर आए। विमी को तिलक की हरकतों से पहले ही चिढ़ थी, इसलिए इस बार उसने तिलक को मजा चखाने की ठान ली। सुनो चंदन, प्रेम की बॉटनी से मैं तो बोर हो गई हूँ। यहाँ आना एक मुसीबत बन गया है। तो फिर आप यहाँ पे आई क्यों? डैडी की वजह से। और आपकी वजह से तिलक यहाँ पे आया। फिर तुमने तिलक का नाम लिया तो और मैं क्या करूँ? वो 24 घंटे में 28 घंटे आपका नाम लेता है। मुझे उस शरारती से कोई मतलब नहीं। सुना, वो खूबसूरत है, जवान है, अक्लमंद है, लेकिन लापरवाह है। वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। खैर, मैं जो कहती हूँ वो सुनो। तुम यहाँ हमारे साथ रह जाओ और उसे पार्सल करो। किसे? तिलक को। गुड। तिलक और चंदन की दोस्ती में दरार डालने वाली ये चाल थी तो मजेदार, लेकिन इसका नतीजा कुछ और ही निकला। इतना खा के आया कि चला नहीं जा रहा। अरे गधे, मैं तो तेरे लिए छिप के आया हूँ। मुझे तो वहाँ कैद कर लिया था। ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, मुर्गा। शाबाश शाबाश। अब हूं ना मैं तेरा दोस्त। बता,
क्या बोली मेरे बारे में? तेरी हवा बहुत खराब है और प्रेम से वो तंग है। उसने मुझे अपने साथ रहने के लिए कहा है। मर गए क्या? मरा तो नहीं, मर जाएगा अगर मैंने दिमाग नहीं चलाया। मैंने क्या स्कीम सोची है जिससे प्रेम का पत्ता एकदम गुल। कल सुबह प्रेम और मैं घुड़सवारी के लिए जा रहे हैं। मैंने खान सामे के जरिए ऐसा घोड़ा मंगवाया है जो अपने सवार का जानी दुश्मन है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं की हड्डियां टूट चुकी हैं उस पर। मेरी एक और स्कीम है। इस स्कीम के तहत प्रेम के सामने एक ऐसा घोड़ा पेश किया गया जिसके बारे में बताया गया था कि वो चर्चिल के बगीचे की घास को चरकर पला है। घोड़ा बुरी तरह बिदक जाए इसका भी इंतजाम किया गया पटाखों के द्वारा, जो घोड़े की पूंछ में बांधे गए। मगर पहले विमी को धोखे में रखने के लिए खेला गया एक नाटक। चंदन, मेरे दोस्त चंदन। खबरदार से मुझे दोस्त कहा, दगाबाज। मुझे तुम्हारी ये हरकतें देखकर अपने आप पे और अपने खानदान पे शर्म आती है। क्या बात है? कुछ नहीं, मैंने इसे कह दिया है कि आज से इसका और मेरा रिश्ता आपस में कट है। जाने को। मेरा कसूर क्या है? कसूर? दिन दहाड़े जवान लड़कियों को छेड़ते हो और प्रेम साहब जैसे अंग्रेज आदमी से बदतमीजी से पेश आते हो। रहम करो, रहम करो, रहम करो, रहम करो। बिना किराए के मैं बंबई पैदल कैसे जाऊंगा? और अगर इतना लंबा रास्ता मैंने पैदल तय किया तो घिस घिस के 2 फुट का रह जाऊंगा। 2 फुट का रह जाऊंगा। और भैया जी मुझे फिर से स्कूल में दाखिल कर देंगे। कोई फरियाद नहीं सुनी जाएगी। क्यों प्रेम साहब? बिल्कुल नहीं। जाओ। रहम करो। क्या मुझे आप फॉरगिव नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकता। जाओ यहाँ से, जाओ। विमी जी, आप तो माफ कर दीजिए। अच्छा, अब जा रहा हूं तो एक बात कहता ही जाऊं। रास्ते भर आपको दिल के आईने में देखता रहूंगा, और अगर रास्ते में मर गया तो बंबई पहुंचकर मेरी याद में 2 आंसू बहा दीजिएगा, और अपने कमरे में मेरी फोटो, कम से कम पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगाकर फूल अगरबत्ती चढ़ाते रहिएगा, वरना मेरी आत्मा आपको ख्वाबों में सताती रहेगी। तिलक से पीछा छूटा जानकर विमी ने चैन की सांस ली, मगर उस बिचारी को यह क्या पता था कि उसकी सारी चालबाजियों का ठीकरा उसी के सर पर फूटने वाला है। उधर प्रेम और चंदन घुड़सवारी पर गए और इधर विमी की शामत आई। तुमसे अच्छा कौन है? कहाँ चल दिए? इधर तो आओ। दूर हटो। दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। रम बम 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 बम। संभल कर चलो जाना, वरना गिर जाओगी। जवानी मस्त है डगर, जरा संभल के चलो। जवानी मस्त है डगर, जरा संभल के चलो। ये बेखुदी का है सफर, जरा संभल के चलो। जवानी मस्त है डगर, जरा संभल के चलो। जवानी मस्त है डगर, जरा संभल के चलो। ये बेखुदी का है सफर, जरा संभल के चलो। जवानी मस्त है डगर, जरा संभल के चलो। दुपट्टा कहीं है, जरा बेहोश नहीं है। कदम है बहके हुए से, ख्याल और कहीं है। अजीब दुपट्टा कहीं है, जरा बेहोश नहीं है। कदम है बहके हुए से, ख्याल और कहीं है। तुम्हारा ध्यान है किधर, जरा संभल के चलो। तुम्हारा ध्यान है किधर, जरा संभल के चलो। ये बेखुदी का है सफर, जरा संभल के चलो। जवानी मस्त है डगर, जरा संभल के चलो। तिलक और चंदन की स्कीम के तहत प्रेम घुड़सवारी के चक्कर में पहले तो बिदके हुए घोड़े से गिरा और फिर पहाड़ी से। जान तो बच गई, मगर हड्डियां टूट गईं। तिलक और चंदन की इन शरारतों के कारण बातें सुननी पड़ी तिलक के भैया को। आपके भाई की मेहरबानियां कम रही, वरना इसकी तो जान चली जाती। जी हाँ, ये उसी की करतूत है कि आज मेरे जिगरी दोस्त का बेटा इस हालत में पड़ा है, और मैं बेबस हूँ। सिर्फ लिहाज है तो आपका, अगर वो आपका भाई न होता तो। सेठ जी, सक्सेना साहब समझाइए उसे, वरना एक दिन वो आवारा बदमाश बनकर गलियों में आपकी नाक कटवाता फिरेगा, और आपको उसे अपना भाई कहते हुए शर्म आएगी। तिलक को यह सब नहीं मालूम था
वो मस्ती में झूमता हुआ घर पहुंचा तो लगा भाभी की चिरौरियां करने। भाभी गुस्से हो गया? ओहो, आज तुम भी भैया के जैसे मुंह फुलाए हुए हो। क्या बात है भाभी? खबरदार जो मुझे भाभी कहा तो। क्यों? भैया ने दूसरी शादी कर ली क्या? बकवास बंद कर। मेरे लाड प्यार ने तुझे बिगाड़ा है ना, आज मैं ही तुझे सबक सिखाती हूँ। बोल, क्यों बात नहीं आता? क्यों शरारत की प्रेम के साथ? भाभी कान तो छोड़ो ना। क्यों आया यहाँ? ओह भैया, जवाब दे, और कौन से कलंक बाकी है जो तू लगाने आया है मुझ पर? भैया मर गए तेरे भैया और भाभी, जिनके प्यार की शय पाकर आज तूने सेठ जी कहा तो मुझे जलील करवाया। भैया ने गुस्से में तिलक को घर से निकल जाने को कहा। तिलक ने भी तैश में आकर कह दिया कि जब तक वो कुछ बनकर नहीं दिखा देगा, भैया और भाभी को मुंह नहीं दिखाएगा। और इसके बाद उसने घर छोड़ दिया। रात एक पार्क में बिताई। अल सुबह हवलदार ने झंझोड़ कर जगाया। उठो। भाभी एक कप चाय पिलाओ। भाभी, तेरे बाप का होटल खुला है? चलो। हमें भाभी बोलता है? नहीं कांस्टेबल साहब, आप भाभी कैसे बन सकते हैं? हीरो बनने के लिए आया? नहीं। झूठ बोलता है। बहुत सा छोकरा लोग आता है दिल्ली से हीरो बनने के लिए। चल उठ। अबे चल। अब गर्दिश के दिन शुरू हो गए थे तिलक के लिए। गर्दिश की डगर पर उससे सबसे पहले टकराया एक हाथ गाड़ी वाला। किधर से आ रहे? बेकार हूं। कितना पढ़ा? बीए फेल। तो फिर मेरे साथ हाथ गाड़ी खींचना? हाथ गाड़ी? शर्म लगता है? काड़ा की स्त्री। तुम लोग ऐसे भूखा मरेगा। अरे अपनी तरफ देख, अपन दिन में हाथ गाड़ी चलाता है, नाइट में स्कूल में मैट्रिक पढ़ता है। अपने को कुर्सी नहीं मांगता, रोटी मांगता। रोटी। चाय पिएगा? नहीं शुक्रिया, थैंक यू। अरे जब भूख लगता है तो कुर्सी खिसक जाता है। सुन, मेरे साथ चाय पी, पाव खा और हाथ गाड़ी खींच। चल। कड़क की स्त्री। क्या रे कड़क की स्त्री? ठीक है ना? हाथ गाड़ी वाले की ये छोटी सी भूमिका की थी फिल्म वचन के कथाकार प्रयागराज ने। प्रयागराज जरूरत से कुछ ज्यादा ही उत्साही हुआ करते थे। कहानी, संवाद, लेखन, निर्देशन, गीत लेखन और यहाँ तक कि संगीतकार भी बन जाने के फेर में रहते। और इस तरह कई नावों में पांव रखने के चक्कर में वे किसी एक मंजिल तक ढंग से कभी नहीं पहुंचे। बहरहाल गर्दिश के दौर में तिलक ने कई किस्म के काम किए। एक दिन वो सेठ राम नारायण को अखबार बेचता हुआ दिखाई दिया। तुम? 12 पैसे। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? 12 नए पैसे। इवनिंग न्यूज बुलेटिन। तिलक, आखिर ये सब क्या है? अमीरों की मेहरबानियों का नतीजा। क्या मतलब? मैं अमीरों की बराबरी करने चला था, औंधे मुंह अपनी असलियत पे गिरा हूं। अब अगर यहां भी आपकी मेहरबानियां रंग लाएं तो मैं भीख मांगने से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। तिलक, ये सब तुम क्या कह रहे हो? मुझे घर से तो निकलवा दिया, अब इस दुनिया से निकलवा देना बाकी है। घर से निकलवा दिया? किसने? आप और आपकी लाडली बेटी ने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाकर मेरे बाप जैसे भाई और माँ जैसी भाभी से मुझे अलग कर दिया। अब और क्या चाहते हैं आप? सेठ रामनारायण ने तिलक के बड़े भाई सक्सेना को बुलाकर प्रेम के साथ कठोर सुलूक करने के लिए खूब फटकारा। मगर भैया भी अपने ढंग के जिद्दी थे, वे नहीं गए, परंतु विमी गई। उन दिनों तिलक एक गैरेज में काम करता था। सेठ साहब, गाड़ी खराब है, बहुत परेशान करती है। तो मुझे परेशान मत कीजिए, आप अपनी गैराज में तशरीफ ले जाइए। वहाँ जाना मुश्किल है, मैं आज से इसी गैरेज की कस्टमर हूँ। वाह, खूब सिचुएशन बनाई है आपने, बिल्कुल फिल्मी। हीरोइन हीरो से मिलने का बहाना करके अपनी गाड़ी खराब कर देती है और हीरो से देखकर मुस्कुरा देता है, मान जाता है और फिर हीरोइन को गाना सुनाकर उसके घर भी छोड़ आता है। लेकिन वो हीरो मैं नहीं। वो हीरो तो अमीर होगा, लंदन से आएगा। अब तक नाराज हो गया, इस नाराजगी को दूर करने का कोई तो तरीका होगा। है क्या? आप तशरीफ ले जाइए। विमी के जाने के बाद चंदन वहां आ पहुंचा। तिलक, ये रही मेरी किताबें। थैंक यू। और ये रहा खाना। खाना? हाँ, तेरी भाभी ने तेरे लिए भेजा है। भाभी? औरत है ना, मुझसे कहा चुप के दे आना, तिलक के भैया को पता ना चले। भाभी कैसी है? बस बेचारी रोती रहती है, समझ में नहीं आता
ये औरतें इतने आंसू कहां स्टोर करती हैं जब बात बात पर टप टप बहने शुरू हो जाते हैं? घबराओ नहीं, जब मैं पास हो जाऊंगा ना तो ये सुनकर भाभी के सारे आंसू हंसी के फव्वारों में बदल जाएंगे। फिल्म वचन में शशि कपूर के दोस्त चंदन की भूमिका राजेंद्र नाथ ने की थी। जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तभी राजेंद्र नाथ का एक एक्सीडेंट हुआ और उन्हें 1 महीने के लिए अस्पताल में रहना पड़ा। इसके कारण फिल्म का शूटिंग शेड्यूल गड़बड़ा गया और फिल्म में देरी हो गई। यह वाकया कुछ इस तरह हुआ था कि राजेंद्र नाथ उस दिन घर से वचन की शूटिंग के लिए स्टूडियो को निकले, लेकिन रास्ते में उनकी कार एक ट्रक से जा टकराई। उस दिन सेट पर शशि कपूर, वेमी और राजेंद्र नाथ पर एक गाना फिल्माया जाना था। काफी देर तक जब राजेंद्र नाथ नहीं पहुंचे तो उनके घर पर फोन किया गया। वहां से जवाब मिला कि वे तो शूटिंग के लिए घर से निकल चुके हैं। शाम तक उनकी प्रतीक्षा करने के बाद ये पता चला कि वे अस्पताल में हैं। ये सुनकर सभी लोग अस्पताल को भागे। राजेंद्र नाथ का जोरदार एक्सीडेंट हुआ था। उन्हें काफी चोटें आई थीं। गनीमत ये रही कि जान बच गई। विडंबना देखिए कि उन पर फिल्माए जाने वाले गाने की पंक्तियां ही जैसे उनका माहौल बन गईं। कैसी बड़ी मार आया मजा, भूल गए प्यार आया मजा, कैसी बड़ी मार आया मजा, भूल गए प्यार आया मजा। नैन हुए चार हमें आया मजा, आज पड़ी मार हमें आया मजा, होय 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 होय। नैन हुए चार हमें आया मजा, आज पड़ी मार हमें आया मजा। कैसी बड़ी मार आया मजा। राजेंद्र नाथ फिल्म वचन के उत्तरार्ध में तो लगातार शशि कपूर के साथ दिखाई दिए, लेकिन आधी फिल्म के बाद अचानक गायब हो गए। इसे कहानी की कमजोरी कहना पड़ेगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, यानी ज्यादा रसोइये खाने का स्वाद बिगाड़ देते हैं। ये कहावत फिल्म वचन की कहानी पर पूरी तरह लागू होती है। फिल्म वचन के निर्माता तेजनाथ जार स्वयं कहानीकार थे, परंतु उन दिनों अभिनेता शशि कपूर के दिलो दिमाग पर बतौर कहानीकार प्रयागराज छाए हुए थे। उन्हीं के आग्रह पर कहानीकार प्रयागराज लिए गए थे। प्रयागराज की कहानियां तेजनाथ जार को नहीं जमती और जार साहब के आइडियाज प्रयागराज के गले नहीं उतरते। काफी दिनों तक माथापच्ची करने के बाद वचन की कहानी बनी थी। इसमें मनोरंजन का मसाला तो था, लेकिन दो लेखकों की खींचतान के चलते कहानी का संतुलन बिगड़ चुका था। यही बात फिल्म वचन के निर्देशन में भी रही। इस फिल्म के निर्देशक थे सूरज प्रकाश। इसके पहले फिल्म जब जब फूल खिले बनाकर सूरज प्रकाश फिल्म जगत को अपनी निर्देशन की प्रतिभा का लोहा मनवा चुके थे। अब उनके पास दर्जनों निर्माताओं की ओर से निर्देशन के प्रस्ताव आ रहे थे। सूरज प्रकाश इस सफलता और वाहवाही के बीच अपने आप को संतुलित नहीं रख पाए। उन्होंने धड़ाधड़ फिल्में साइन कर डाली और यही नहीं, खुद अपनी भी एक फिल्म शुरू कर दी। इस तरह उनके पास कुल मिलाकर 14 फिल्में हो गईं। कैसी विडंबना थी कि फिल्म वचन को छोड़कर इनमें से एक भी फिल्म सिनेमाघर तक नहीं पहुंची। अपनी फिल्म के चक्कर में वे इतने कर्जदार हो गए कि उनकी फिल्म झंझटों में जा फंसी। फिल्म वचन को पूरा होने में जो देरी हुई, उसका एक कारण सूरज प्रकाश की अव्यवस्थित मनस्थिति और बेतरतीब व्यस्तता भी रही। फिल्म जब जब फूल खिले में उन्होंने एक सशक्त निर्देशन के रूप में अपनी पहचान स्थापित की थी, परंतु फिल्म वचन में उस पहचान को खो दिया। फिल्म में शंकर जयकिशन का संगीत था, लेकिन वो भी औसत दर्जे का ही रहा। तहलीना तिलकत अलगैना अलगैना अले दुदू बखैर। खुश नसीब
हबीबा, ऐ हबीबा, खुश नसीबा, यार के दिल के करीबा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मौला मौला मौला, हबीबा। तिलक के स्कूल का रिजल्ट निकला और वो फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ, मगर आज उसकी खुशी में शरीक होने वाला कोई नहीं था। इतनी बड़ी खुशी और बांटने वाला कोई नहीं। मुझसे कह दो ना, अपनों से दूर रहकर दिल का बोझ हल्का नहीं होता। क्या तुम मुझे अब तक अपना नहीं समझते? बस करो विन्नी, मैं किसी को अपना कहने के काबिल नहीं। अब भी, जबकि तुम्हारे अपनों को तुम पे नाज है। डैडी तुम्हारे बारे में परेशान है। प्रिंसिपल साहब को फोन करके तुम्हारे रिजल्ट के बारे में पता किया उन्होंने। तिलक, हम सबको तुमसे प्यार है। मेरी एक शिकायत से तुम नाराज हो, लेकिन ये तो सोचो, मेरी उस गलती से तुम्हें कितना फायदा हुआ। मुझे माफ कर दो तिलक। मुझे तुम्हारी आदतों से नफरत थी, तुमसे नहीं, सच तुमसे नहीं। तिलक अब एक जिम्मेदार नौजवान बन गया था। विमी के पिता सेठ राम नारायण ने उसे अपनी कंपनी में रख लिया तो विमी ने उसे अपने दिल में बसा लिया। ओ हेलो विमी। अरे नहीं, क्या कर रही हो? मेरी नौकरी चली जाएगी। जाए, मुझसे बात करने का वक्त तो मिलेगा। जब वक्त मिलता था तो तुम थप्पड़ से जवाब देती थी। अब वक्त नहीं है तो चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? चलो ना। अरे मगर काम है, मैं ले चलो। जो मुझसे दूर रहते थे वो मेरे पास आए हैं, लिपटते हैं वो दामन से, नजर में प्यार लाए हैं, नजर में प्यार लाए हैं, नजर में प्यार लाए हैं। आज कुछ और है आसान, खुदा की कुदरत, खुदा की कुदरत, खुदा की कुदरत। आपको प्यार हुआ, प्यार खुदा की कुदरत। तिलक ने विमी से वादा किया कि वो उसके पिता सेठ राम नारायण से शादी की बात करेगा, परंतु इससे पहले ही सेठ राम नारायण का एक्सीडेंट हो गया और अस्पताल में दम तोड़ने से पहले उन्होंने तिलक से एक वचन लिया। तिलक, वचन दो, मैं जो तुमसे कहूंगा वो राज है मेरी गुजरी हुई जिंदगी का। मेरे कमरे की तिजोरी में एक डायरी है, उससे तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। उस तिजोरी की चाबी तुम हमेशा अपने पास रखना। आप इतना रखिए सेठ जी। नहीं, मुझे वचन दो, विमी की शादी। आप उसकी फिक्र न कीजिए। मुझे वचन दो कि विमी की शादी तुम मेरी मर्जी के मुताबिक। मैं वचन देता हूँ सेठ जी कि विमी की शादी आपकी मर्जी के मुताबिक प्रेम से कर दो। वचन दो, वचन दो, वचन दो। तिलक को असमंजस के चौराहे पर छोड़कर सेठ जी ने अंतिम सांस ली। यही फिल्म का इंटरवल हो गया। मध्यांतर के बाद कहानी उलझन के साथ आगे बढ़ी।
सेठ जी की डायरी पढ़ने के बाद तिलक को मालूम पड़ा कि वर्षों पहले सेठ जी ने लक्ष्मी नामक एक युवती से प्यार किया था, मगर उससे उनकी शादी नहीं हो सकी थी। लक्ष्मी विवाह से पहले ही गर्भवती हो गई थी और सेठ रामनारायण के दोस्त कृपाल ने इस मौके पर उनकी बड़ी मदद की थी। गर्भवती लक्ष्मी ने एक कन्या को जन्म दिया था। विमी वही कन्या थी। मुबारक हो राम। लक्ष्मी लड़की? हाँ। ये तो बहुत बुरा हुआ कृपाल। क्यों? बिना ब्याह की औलाद, वो भी लड़की, कौन अपनाएगा उससे? जिससे समाज की परवाह नहीं होगी। मजाक मत करो। बस इतना ही भरोसा अपनी दोस्ती पर? अरे पगले, जब तक तेरा ये दोस्त जिंदा है तुझे और तेरी बेटी को किसी बात की चिंता नहीं। ला हाथ मिला। अबे हाथ मिला। मैंने आज से तेरी बेटी को अपने बेटे प्रेम के लिए पसंद कर लिया है। जब जी में आए उससे पूछकर शादी कर देना। जा अंदर जाके देख, देख कितनी सुंदर कन्या है, देख। जिस तरह सेठ रामनारायण अपने दोस्त कृपाल के साथ वचनबद्ध थे, उसी तरह तिलक अब सेठ जी के साथ वचन से बंध चुका था। अब उसे अपनी प्रेमिका विमी की शादी अपने हाथों प्रेम से करानी थी, लेकिन इसके पहले यह जरूरी था कि वो स्वयं विमी के रास्ते से हट जाए। एक्सक्यूज मी मिस विमला देवी, मैं अपने आप को मैनेजिंग डायरेक्टर के काबिल नहीं समझता। क्यों? सेठ जी की मौत के बाद ये कुर्सी सिर्फ आपके होने वाले पति का हक है। इसका जिक्र सेठ जी ने अपनी वसीयत में भी किया है। बेहतर होगा कि आप मिस्टर प्रेम से उनका हक ना छीनें। मगर मिस्टर प्रेम इस काम से वाकिफ नहीं है, और जहाँ तक हक का सवाल है, हो सकता है इस मामले में मैं डैडी की बात न मानूं। मिस विमला, आपको और कुछ कहना है मिस्टर तिलक? जी, मैं आपके फैसले को मानने से इनकार करता हूँ। सेठ रामनारायण का जिगरी दोस्त कृपाल अब बदल चुका था। उसकी आंखों में लालच उतर आया था। तिलक कौन? उसी का तो सारा किया धरा है डैडी। अंकल के मैनेजर का छोटा भाई है। बातों ही बातों में अंकल के मुंह चढ़ गया। बस उसी के बदले में विम्मी और उसकी तमाम जायदाद को हड़प करना चाहता है। सुना है विम्मी भी उसे चाहती है। लेकिन डैडी, वो विम्मी के साथ सिंसियर नहीं है। लेकिन तुमसे ज्यादा अक्लमंद और खुशकिस्मत जरूर है। सुनो, जब जोर और जर से काम न चले तो ऊपरी हमदर्दी और नरमी से काम लेना चाहिए। विम्मी पर यह बिल्कुल जाहिर न होने दो कि तुम क्या चाहते हो। उसको ये जिताओ कि तुम उन दोनों के दोस्त हो, समझे? कृपाल की शह पर प्रेम तिलक से सुलह करने आया, मगर तिलक तो उसकी राह से कब का हट चुका था। यकीन जानो प्रेम, मैं सेठ जी की ख्वाहिश को अपना धर्म समझता हूँ। मैं चाहता हूँ विम्मी के साथ तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। What? स्विमिंग पूल में विम्मी मेरे आने का इंतजार कर रही है। तो मेरे बदले तुम चले जाओ और मेरे बारे में जो जी मैं कह देना, और कोशिश करना कि विम्मी कभी मुझसे मिलने की ख्वाहिश ना करे। तिलक ने प्रेम को विमी के पास भेज दिया, पर विमी ने उसे घास तक नहीं डाली। वो तिलक से प्यार करती थी और तिलक उससे दूर जाने की ठान चुका था। वो विमी से रूखा व्यवहार करता, उससे कतराता। इसी बीच विमी की असली मां लक्ष्मी देवी को भी विमी और तिलक के प्यार के बारे में मालूम हो गया। उन्होंने कृपाल से मिन्नतें की कि वो विमी की शादी तिलक से हो जाने दे, परंतु कृपाल प्रेम के जरिए सेठ रामनारायण की जायदाद पाने का पक्का इरादा बना चुका था। इसलिए तिलक उसे बेतरह खटकने लगा था। रामनारायण ने तुम्हें सड़क पर से उठाकर इस हैसियत तक पहुंचाया, लेकिन उसे मालूम ना था कि वो एक मतलबी और मौका शनास आदमी पर भरोसा करे। सबसे साहब, मैं समझता था आप तजुर्बेकार आदमी हैं, इंसान की परख करने में धोखा ना खाएंगे, लेकिन अफसोस आप अपने बेटे से ज्यादा अक्लमंद ना निकले। आप समझते हैं विम्मी से शादी करके उसकी सारी जायदाद का मालिक बनना चाहता हूं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि मैं उससे दूर रहने की कितनी कोशिश कर रहा हूं। मैं जानता हूं, तुमने वो कहावत तो सुन रखी होगी, नजर से दूर दिल से दूर। अगर अपने सेठ की आत्मा को शांति पहुंचाना चाहते हो तो यहां की बजाय पूना का काम संभाल लो। मैं विम्मी को बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि तुम कहां हो।
थैंक यू डॉक्टर साहब, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो फिर कृपाल और प्रेम साजिशों के चक्रव्यूह रच रहे थे। सेठ जी की डायरी को लेने के लिए गया हुआ तिलक इसी चक्रव्यूह में फंस गया। खुद ही देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए। जाने से पहले तिजोरी में हाथ साफ कर रहा था, मैंने हाथ मौके पे आके पकड़ लिया। नोट बिखरे पड़े हैं, तिजोरी खुली है। ये झूठ है, सरासर झूठ है। मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया था। फिर क्या करने आए थे? बोलो ना, फिर क्या करने आए थे? मैं अब क्या बोलेगा? चोर, उचक्के, बदमाश। मैं ही बेवकूफ था जो समझ बैठा था कि सुधर गया है, मगर तू वैसा कि वैसे ही रह गया। भैया जी, मैं गया तेरा भैया। कृपाल और प्रेम की साजिश कामयाब हुई और तिलक सभी की नजरों से गिर गया। कृपाल और प्रेम खुशी से झूम उठे, परंतु ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। क्या बात है, इतने घबराई हो क्यों? सुजान का टेलीग्राम है, कल के प्लेन से वो हिंदुस्तान आ रही है। लेकिन उसे यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ? पता कर लिया होगा, बड़ी चालाक औरत है। लेकिन अगर वो यहाँ पहुँच गई तो हम जायदाद के हिस्सेदार होने की बजाय जेल की कोठरी के हिस्सेदार बन जाएंगे, और वो सबको बता देगी कि वो मेरी बीवी है और मैं दरअसल प्रेम नहीं। आस्ता बोल। लेकिन अब क्या करना होगा डॉक्टर? कृपाल और प्रेम ने सुजान को एयरपोर्ट से अगवा करके मार डालने की योजना बनाई, परंतु उनकी इस योजना की जानकारी तिलक और चंदन को हो चुकी थी। कृपाल और प्रेम के आदमी सुजान तक पहुंचे इसके पहले ही इन दोनों ने सुजान को उड़ा लिया। सुजान से कई चौंका देने वाली जानकारियां इनको मिली। अगर ये असली प्रेम नहीं है तो फिर असली प्रेम है कहाँ? वो तो 4 साल पहले कार एक्सीडेंट में मर गया था। मर गया था? हाँ, मेरे हस्बैंड का नाम प्राण है, प्राण खन्ना। ये देखो पासपोर्ट। ये सब उस बिल्ली आंख वाले डॉक्टर कृपाल का प्लान है। 1 नंबर क्रूक है वो। तो डॉक्टर कृपाल ने अपने दोस्त की जायदाद हड़प करने के लिए प्राण खन्ना को प्रेम बनाकर भेजा, और मेरे हस्बैंड को 5000 पाउंड और लंदन में एक मकान देने का वादा। और अब मेरा हस्बैंड दूसरी शादी करने वाला है। चीट, रास्कल। बोलो, हमारी मदद करोगी? हाँ। तुम्हें डांस आता है? थोड़ा थोड़ा। तो जल्दी से तैयार हो जाओ। इधर कृपाल ने प्रेम और विमी की मंगनी के उपलक्ष्य में एक शानदार पार्टी रखी। तिलक सुजान का और अपना भेष बदलकर इस पार्टी में आधम का। ऐ हबीबा खुश नसीबा, ऐ हबीबा खुश नसीबा, यार के दिल के करीबा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मौला मौला मौला। ऐ हबीबा खुश नसीबा, ऐ हबीबा खुश नसीबा, यार के दिल के करीबा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कार्यक्रम के बाद जब प्रेम ने सुजान और तिलक को असली रूप में देखा तो वो फक पड़ गया। उसका और कृपाल का सारा षड्यंत्र लोगों के सामने बेनकाब होता चला गया। हाँ, आपका जिगरी दोस्त। सोचा इस खुशी के मौके पर अपने दोस्त को उसकी बीवी से बढ़कर क्या तोहफा दूं। बीवी? किसकी बीवी? ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, हकीकत। इसे गौर से देख लीजिए डॉक्टर साहब, ये अभी मरी नहीं, जिंदा है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। तिलक, पैसे और रुपयों की लालच में आकर आपने अपने जिगरी दोस्त को धोखा दिया। एक शरीफ औरत की बेबसी का फायदा उठाया और उस पवित्र वचन को बदनाम किया जिसके लिए आपका दोस्त आपकी इज्जत करता था। मुझसे पूछिए कि सच्चे दिल से दिए हुए वचन क्या मायने रखता है। मैंने सेठ जी को दिए हुए वचन की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अपना घर खो दिया, अपनी इज्जत खो दी, अपना प्यार खो दिया, और आप इतना गिर गए। बाप होते हुए अपने बेटे की मौत का अफसोस करने के बजाय उसका फायदा उठाने की कोशिश करने लगे। बकवास बंद करो। मत। क्या ये झूठ है
क्या आपने सेठ जी को यह वचन दिया था कि विम्मी की शादी प्रेम से होगी? बिल्कुल। तो फिर कहां है प्रेम? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये प्रेम नहीं? नहीं, ये प्रेम नहीं, क्योंकि असली प्रेम कुछ साल पहले लंदन में कार एक्सीडेंट में मर गया था और आपने वहां के मशहूर जेब कतरे प्राण खन्ना को प्रेम बनाकर यहां भेजा। आप खुद अपने जाल में फंस गए डॉक्टर साहब। आप ये भूल गए कि इसकी एक बीवी भी है। ये सब झूठ है। लेकिन ये पासपोर्ट तो झूठ नहीं हो सकता जिसे तुम्हारी बीवी लेकर आई है और जिसमें तुम्हारा असली नाम और तस्वीर भी मौजूद है। जरा जरा ठहरो तिलक, जल्दबाजी से काम न लो। कहीं मेरे साथ साथ दुनिया को भी मालूम ना हो जाए कि विम्मी कौन है और उसकी माँ कौन। क्या कह रहे हो तुम? प्रेम? अंत में सारे राज बेनकाब हो गए। प्रेम सुजान को लेकर भागा तो तिलक ने उसका पीछा किया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। प्रेम ने तिलक को मार डालने के लिए रिवॉल्वर से गोली चलाई, लेकिन तभी विमी की मां लक्ष्मी देवी बीच में आ गईं। गोली उन्हें लगी, परंतु मरने से पहले वे विमी का हाथ तिलक के हाथ में दे गईं। आंटी, आज मैं वो खतरनाक वचन तोड़कर तुम दोनों को एक करती हूँ। तिलक बेटे, देर मत करो। बेटा, दिल का गुलदस्ता बाहों का हार, साथ में इसके बहुत सा प्यार, लेकर आया सरकार, कर लीजिए स्वीकार, कर लीजिए स्वीकार। फिल्म वचन को बनाने में करीब 5 बरस लगे। इसी बीच पारिवारिक फिल्मों की जगह एक्शन फिल्मों का दौर आ जाने से इसके पुराने वितरकों ने फिल्म को छोड़ दिया और निर्माता को नए वितरकों को बहुत कम दामों में ये फिल्म देनी पड़ी, जिससे निर्माता को काफी घाटा हुआ। निर्देशक सूरज प्रकाश भी फिल्म को सही ढंग से नहीं बना पाए और वचन एक साधारण सी फिल्म बनकर रह गई। बाइस्कोप की बातों में आज आपने कार्तिक चौहान की जानकारियों के आधार पर फिल्म वचन की बातें सुनी। इन बातों को आप तक पहुंचाने में मदद की राजलक्ष्मी ने और बाइस्कोप की बातें आपको सुना रहे थे हमेशा की तरह लोकेंद्र शर्मा। बाइस्कोप की बातें